वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं गोधली भाग 2 हिंदी है, उसका हम चैप्टर नंबर 5 का पाठ परिचय करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग लेखक परिचय कर चुके हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जो कि एक इसके लेखक कौन है तो गुणाकर मूले हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ परिचय को। जिस लिपि में यह लेख छापा गया उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि जिस लेख में यह लिपि को छापा गया उसे हम नागरी या देवनागरी कहते हैं। हिंदी भाषा में जो लेख हम लोग लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, वो कौन सी भाषा होती है, कौन सा होता है, तो कौन सी लिपि होती है, तो देवनागरी लिपि होती है। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगे, इसलिए इसे अक्षरों में स्थिरता आ गई। ये कब से देवनागरी लिपि लागू हुआ, तो 2 सदी पहले से इसे पहली बार 2 सदी पहले इसे पहली बार लिखा गया था। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा विविध बोलियां जो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। यानी हमारी पड़ोसी देश जो नेपाल है, उसकी नेपाली व नेवारी भाषाएं भी किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसी लिपि में लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे है मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की भी लिपि क्या है, तो देवनागरी ही है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर है, तो अतिरिक्त अक्षर कौन सा है, तो क, जैसे हम लोग क लिखते हैं वैसे ही है। यह अतिरिक्त मराठी में एक अतिरिक्त अक्षर है। मराठी एक पता नहीं क्या है, वो तो इतना नहीं मालूम हमको। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि भी थी। यानी कि हम देखते हैं क्या, तो प्राचीन काल में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं जो ध्वनि थी, इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती है, वे प्राय देवनागरी लिपि में ही छापी जाती है। यानी जहाँ भी संस्कृत की पुस्तकें छापी जाती है, वो किस लिपि में प्रकाशित होती है, तो देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित होती है। वैसे विदेश के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृतिक के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। यानी कुछ ऊपर नीचे जोड़ते हुए अक्षरों को संस्कृत प्राकृतिक रोमन में भी प्रकाशित करवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती लिपि जो है वो देवनागरी लिपि से भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि बंगाल का जो लिपि है ना, प्राचीन नागरी लिपि का बहन तो पुत्री तो नहीं है, लेकिन बहन जरूर है। यानी कि मिलजुल ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न है। यानी दक्षिण भारत की जो लिपि है वर्तमान नागरी से वो काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। यानी कि जो दक्षिण भारत की जो लिपियाँ है वो भी कहाँ से, तो देवनागरी से ही विकसित हुई है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। यानी कि दक्षिण भारत में लिपि लिखने के लिए पोथियों का प्रयोग होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। यानी कि नागरी लिपि का आरंभिक हमें कहाँ से मिला है, तो दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। कोंकण के शिलाहार, मैनखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदगिरी लिपि में ही है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदगिरी नाम दिया गया था। यानी कह रहे हैं कि विजयनगर के राजाओं के लेख को जो लिपि थी वो कि क्या नाम दिया गया था, तो नंदी नगरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नगरी लिपि का इस्तेमाल किया।
राज राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ राजाओं जैसे चोड़ राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी लिपि देखने के लिए मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में हैं अंकित है। सुंदर दक्षिण से भारत वर्गुन का परिलयम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलता है। यानी नागरी अक्षर है जो बहुत पहले से ही देखने को मिल रहा है। दूसरे और उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले मोहम्मद गजनी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कुफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अव्यक्त में मुहम्मद अवतार निरूपित स्मरण है। लगभग इसी समय के दक्षिण के चोड़ राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। मुहम्मद गजनी के बाद मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। यानी वे लोग अपने सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाते थे यानी लिखवाते थे। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है। यानी बादशाह अकबर जो था वो राम सीता के बना हुआ चित्र पर अपने सिक्के पर दर्शाया था और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित किया। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, संभार, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहाड़ वाले, काठियाड़ वाले, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जंजन के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलुचरी शासकों ने लेख नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से ही नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीर या छोटे ठोस तिकोन के, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षर के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और यह सिरों रेखा उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देता है। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि प्राचीन नगरी के अक्षर आधुनिक नगरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी में मिलने लग जाते हैं, उत्तर भारत से 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नगरी, देवनागरी या नंदीगिरी क्यों कहते हैं। यानी कि नंदी नगरी या देवनागरी नंदी क्यों कहते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मण ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नगरी पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है परंतु काशी देवनागरी है। यानी एक मत के अनुसार कहे तो बाकी सब नगर है, सिर्फ नगर ही है, और जो काशी है वो क्या है? तो देवनागरी है। इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। अलबेरुन ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा कि
मालवा में नगर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नगर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पादटदिट्टिकम नामक एक नाटक में जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि सत्यापन की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली कहते हैं। अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना हो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। यानी गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? तो देवनगर। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि के बाद देवनागरी नाम दिया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सब प्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर ने शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नगरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों के लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नंदी के लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नगरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट से अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं-11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्यापक देते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। देश भर में नागरी लिपि को बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी में इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है। व्यापक नाम कौन कौन से हैं? तो हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। यानी कहने का मतलब है कि नागरी लिपि का तो जन्म होता है, उसके साथ साथ अनेक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद के दोहा कोश की तिब्बत से ही हिस्ती लिपि मिली है। वह 10वीं-11वीं सदी के लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल के बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली है। इस काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का खूब व्यवहार था। यानी सबसे ज़्यादा नागरी लिपि का व्यवहार कहाँ था? तो दक्षिण भारत में था। दरअसल नागरी के आरंभ लेख से हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समान दान पत्र 754 ईस्वी है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासन मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खाने देश विदर्भ में बस गए थे। दिंतु दुर्ग के बाद उनका चाचा कृष्ण राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठे। इसी कृष्णा के शासनकाल में एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। यानी कि अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर
बनाया गया था। कृष्णा के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में ओमघवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी ओमघवर्ष में राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट की नींव डाली। ओमघवर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सागर की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलागारों के अनेक नागरी लिपि मिले हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि के प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। आक्षी गुलाब जिला से शिलाहार शासक की देशी प्रथम का एक शिलालेख मिला है जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है, परंतु दिवे आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपट पूर्णतः मराठी में। इसे मराठी का अधलेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोले स्थान जौन एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान में विविध भाषाओं और लिपियों को अनेक लेख मिले हैं। ये हैं कौन कौन है तो श्री गंगाराजे शुक्ला करवले। एक अन्य नागरी लेख में लिखी गई है श्री चावंडराजे अरविले। ये लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि में है। देवनागरी के यादव राजाओं ने नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते थे। यादव राजा रामचंद्र के ताम्रपत्र में ए और औ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण की पश्चिम चालुक्य नरेश ने लेख की नागरी लिपि में है। उड़ीसा कालिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कौलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंगावंश के कुछ शासकों ने लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि में लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत में बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल में शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलता है। अनेक विद्वान का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्व अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। माहिर भोज महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासन हुए। माहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्धि नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। धारा नगरी का प्रमाण शासक भोज अपने वेदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासन के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के भंसवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोनक विजय तथा कोनक विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। इनमें उन्हीं आरंभिक नागरी लिपियों का संक्षिप्त चर्चा की गई है जो देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हम यह भी देख पाते हैं कि इस्लामी शासकों ने भी अपनी सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित किए हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या पाठ परिचय ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका पाठ के साथ जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है कितना है 13 इस सबको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।